गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। और एक बार फिर से मैं इंस्पायर्ड गोल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि हम लोग हिमालय नदियों के बारे में पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में। तो तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेके और शुरू हो जाइए मेरे साथ, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को उनके प्रवाह के आधार पर, किसके आधार पर? प्रवाह के आधार पर दो भागों में क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। एक तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी, तो दूसरी तरफ क्या थी? अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी। तो आज का जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल के लिख लो अपनी कॉपी पर कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां, या फिर लिख लीजिए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रमुख नदियों के बारे में। कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और बहुत ही स्मूथ, एकदम बहुत अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लेंगे कि दोबारा तैयार करने की आवश्यकता ना पड़े। आइए, आपको पता होगा कि ये हमारी जो श्रेणी है, ये जो श्रेणी दिख रही है, इसको हम किस नाम से बोलते हैं? अरावली श्रेणी के नाम से बोलते हैं। अरावली कहलाती है। क्या कहलाती है? अरावली श्रेणी कहलाती है। और इसी अरावली श्रेणी से सबसे पहली नदी जो निकलती है, इस अरावली श्रेणी से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम होता है लूनी नदी। क्या होती है? लूनी नदी। लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलकर सांभर झील, जानते होंगे ना सांभर झील, जो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील। सांभर झील क्या है? सबसे अधिक खारे पानी की झील है। तो अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलकर सांभर झील से होते हुए राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहां पर जाती है? राजस्थान का ये कौन सा हिस्सा है? थार का मरुस्थल है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से होते हुए यह आगे बढ़ती है और ये कहां प्रवेश कर जाती है? फिर गुजरात में। कहां प्रवेश कर जाती है? गुजरात में। और गुजरात का जो ये वाला इतना हिस्सा आप देख रहे हो, इसको हम कच्छ का रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इसको हम बोलते हैं कच्छ का रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्छ का रण बोलते हैं। अब ये नदी अरावली श्रेणी से लूनी नदी निकलकर सांभर झील से होते हुए थार के मरुस्थल क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए, ये पूरी थार क्षेत्र से, थार के मरुस्थलीय क्षेत्र से प्रवाहित होते हुए यह गुजरात में प्रवेश करती है। और गुजरात में आकर यह कच्छ के रण में आकर क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। विलुप्त का सेंस क्या होता है? कि नदी दिखती ही नहीं क्या? नहीं, विलुप्त का अर्थ होता है नदी के जल का स्तर एकदम घट जाना, यानी सूख जाना। ऐसी नदियों को हम क्या बोलते हैं? विलुप्त बोला जाता है। लूनी नदी महत्वपूर्ण क्यों है? लूनी नदी इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह पूरे भारत की सर्वाधिक लवणता वाली नदी है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह नदी एक थार के मरुस्थलीय क्षेत्र से होकर गुजर रही है, तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी होती है? सांभर झील होती है। उस झील से यह नदी निकलती है, तो इसकी लवणता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो लूनी नदी को भारत की सर्वाधिक लवणता वाली नदी के नाम से भी जानते हैं। और इस नदी को हम नमकीन नदी कहते हैं। कैसा कहते हैं? भारत की पूछा जाता है कि भारत की नमकीन नदी किसे कहते हैं, तो नमकीन नदी लूनी नदी को कहा जाता है। लूनी नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली, क्या है ये वाले क्षेत्र देख रहे हैं? तो लूनी नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है, जो एक मानसूनी नदी है। जब वर्षा होती है तो इसमें जल का स्तर बढ़ता है। जब वर्षा बंद हो जाती है, तापमान बढ़ता है, तो इसका जल सूख जाता है। ठीक है, तो ये हमारी लूनी नदी रही। इसमें बस इतना ही जानना होगा कि निकलती कहां से है और इसका निकास द्वार कहां पर होता है और इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं। ये हमारी लूनी नदी की है। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। चलो, इसी अरावली श्रेणी से एक और नदी का उद्गम होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, इसी अरावली श्रेणी से हम एक और नदी पढ़ते हैं और इस नदी का नाम होता है साबरमती नदी। क्या होता है भैया? साबरमती नदी। तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ये पूरा एरिया देख रहे हो, इसको हम खंभात की खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? खंभात की खाड़ी। यहां लिख देते हैं हम, क्या बोलते हैं? खंभात।
खंभात की खाड़ी बोलते हैं। ये हमारी क्या हो गई, खंभात की खाड़ी हो गई। तो हमारी अरावली श्रेणी से, तो ध्यान समझना, हमारी अरावली श्रेणी से क्या चीज, हमारी अरावली श्रेणी से यह नदी क्या करती है, निकलती है और राजस्थान से होते हुए गुजरात, और गुजरात में एक जगह है क्या, अहमदाबाद, बहुत फेमस है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, अहमदाबाद हमारा यहीं पर है, ए लिख दे रहे हैं, समझ लेना, अहमदाबाद। अहमदाबाद से होते हुए यह नदी कहां पर गिर जाती है, यह नदी खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और इस नदी का नाम क्या होता है, तो इस नदी का नाम होता है साबरमती नदी। क्या नाम होता है भैया, इसका नाम होता है साबरमती नदी। साबरमती क्या होता है, साबरमती नदी होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें वन लाइनर नदियां कभी कभी पूछी जाती है, कभी कभी नहीं पूछी जाती है। तो साबरमती के बारे में क्या पढ़ोगे कि यह नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और राजस्थान से होते हुए गुजरात के अहमदाबाद होते हुए यह नदी खंभात की खाड़ी में या अरब सागर की खंभात की खाड़ी में आकर क्या करती है, गिर जाती है। क्या करती है, अरब सागर की खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। और गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शहर अहमदाबाद भी क्या है, इसी शहर में स्थित है। समझ में आ गया। तो ये हमारी लोधी नदी का फॉर्मेट रहा और अगला हमारा क्या रहा, साबरमती नदी का फॉर्मेट रहा। समझ में आ गया। चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश में एक जगह है और इस जगह का नाम होता है मैहर जिला। मैहर झील कह लें या मैहर जिला कह लें। और इसी मैहर जिला से हमारी माही नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है, माही नदी का उद्गम होता है। यह नदी मध्य प्रदेश के मैहर जिला से निकलकर मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए राजस्थान पहुंचती है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यह नदी गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात से होते हुए कहां पर गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कौन सी नदी गिर जाती है, तो ये हमारी कहलाती है माही नदी। कौन सी नदी कहलाती है भैया, ये हमारी हो जाती है माही नदी हो जाती है। बहुत ध्यान समझना, कौन सी नदी हो जाती है, माही नदी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें प्रश्न, बहुत छोटी छोटी नदियां, तो प्रश्न सीधे सीधे क्या बनता है कि माही नदी कहां गिरती है, तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। निकलती कहां है, तो मध्य प्रदेश के मैहर जिला से निकलती है। और आपको ये भी पता होगा कि आखिर फेमस क्यों है, क्योंकि भारत के बीचों बीच एक कर्क रेखा गुजरती है और इसी कर्क रेखा को हमारी माही नदी दो बार क्या करती, काटती है। कौन, माही नदी। तो इसलिए इसकी विशेषता और भी क्या होती, बढ़ जाती है। ठीक है। चलो कभी कभी याद रखना, कभी कभी नदियों का राज्य भी पूछ लेता है। तो ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है। इन्हीं तीन क्षेत्रों से हमारी क्या होती है, नदियां होकर गुजरती है। समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद हम जो नदी पढ़ने जा रहे हैं, तो छोटी छोटी नदियां हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो नदियां पढ़ने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपको हम यहां पर अमरकंटक की पहाड़ी पढ़ाए थे, याद रखिए। ये क्या था हमारा, अमरकंटक था। क्या था भैया, अमरकंटक था। इसी अमरकंटक पहाड़ी से हमारी बहुत प्रसिद्ध नदी है नर्मदा नदी का उद्गम होता है और यह नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र जाती है, महाराष्ट्र से गुजरात जाती है और फिर यह खंभात की खाड़ी में आकर क्या करती है, गिर जाती है। ये कौन सी नदी कहलाई हमारी भैया, यह नदी हमारी कहलाई नर्मदा नदी। कौन सी नदी कहलाई भैया, नर्मदा नदी कहलाई। नर्मदा नदी निकली कहां से, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकली। कहां से निकली भैया, अमरकंटक पहाड़ी से निकली। कितने राज्यों में इसका प्रवाह रहा, तो 1, 2 और 3 राज्यों में इसका प्रवाह रहा। लेकिन एक बात आप भी जानते हो कि नर्मदा नदी के उत्तर हम चले तो इन क्षेत्रों में हमें विंध्याचल श्रेणी भी देखने को मिलती थी। क्या मिलती थी, विंध्याचल श्रेणी देखने को मिलती थी। यानी नर्मदा नदी के उत्तर में हमें विंध्याचल श्रेणी
मिलता है। क्या होता है? हमें नर्मदा नदी के उत्तर में किस श्रेणी का विस्तार मिलता है? विंध्याचल श्रेणी का विस्तार मिलता है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी के दक्षिण में तब किसका विस्तार मिलता है? तो इसके दक्षिण में हमारे सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मिलता है। किसका विस्तार मिलता है? सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मिलता है। और ऐसी नदियां जो दो पठारी क्षेत्रों के मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती हैं उनको हम भ्रंश घाटी की नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी की नदी बोलते हैं। तो हमारी नर्मदा नदी की सबसे अगर पहली विशेषता अगर आप देखना चाहते हो तो यह विशेषता है कि नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। यानी नर्मदा नदी के उत्तर में हमें विंध्याचल श्रेणी का विस्तार मिलता है। वी से हम यहाँ क्या लिख देते हैं? विंध्याचल श्रेणी का विस्तार मिलता है, जबकि इस नर्मदा नदी के दक्षिण में हमें सतपुड़ा श्रेणी का क्या मिलता है? विस्तार देखने को मिलता है। यानी एक दूसरे लहजे में कहा जाए तो नर्मदा नदी विंध्याचल और मध्य श्रेणियों के विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी की क्या है? मध्य में स्थित है। कौन सी? हमारी नर्मदा नदी। ठीक है। दूसरी बात कि नर्मदा नदी का सार्वधिक विस्तार अगर देखा जाए तो इसका सार्वधिक विस्तार आता है मध्य प्रदेश में। कहां पर आता है भैया? मध्य प्रदेश में आता है। इसका सार्वधिक विस्तार मध्य प्रदेश में आता है। और इसी मध्य प्रदेश में इसका सार्वधिक विस्तार होने के कारण आप भी जानते हैं कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश क्या है? पूरा वनों से घिरा हुआ। तो इसका प्रवाह क्षेत्र होने की वजह से मध्य प्रदेश में इस नदी का बहुत सर्वाधिक मात्रा में लाभ मध्य प्रदेश के लोग उठाते हैं। जैसे कृषि के मामले में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कृषि के मामले में, किन मामले में? सिंचाई करने के मामलों में इसका बहुत बड़ा योगदान। विद्युत उत्पादन किया जाता है, पेयजल की सुविधाएं होती हैं, इतनी सारी ये अपने क्या करती है? अपनी योगदान देती है मध्य प्रदेश में, और जिसका लाभ हम लोग लेते हैं। तो इसीलिए मध्य प्रदेश में इस नदी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोली जाती है। कौन सी? हमारी नर्मदा नदी बोली जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक तो यह भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? भ्रंश घाटी में बहने वाली क्या है? ये सबसे लंबी 3 नदियां होती हैं, नर्मदा माही और नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ये 3 नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। लेकिन नर्मदा नदी क्या है? सबसे लंबी भ्रंश घाटी में बहने वाली है। क्या है? सबसे लंबी भ्रंश घाटी की क्या है? नदी है। सबसे लंबी भ्रंश घाटी की नदी है। कौन सी? हमारी नर्मदा नदी। दूसरी चीज, नर्मदा नदी के बारे में हमने बताया था तो डेल्टा और एस्च्यूरी के बारे में हमने आपको अंतर बताया था कि डेल्टा उन नदियों को कहते हैं जो अपने मुहाने पर मालवाओं का जमाव करती हैं, और एस्च्यूरी उन नदियों को कहते हैं जो अपने मुहाने पर मालवाओं का जमाव नहीं करती हैं बल्कि अपनी मालवा सागर में बहा ले जाती है। तो हमारी नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है? एस्च्यूरी का क्या करती है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भैया? एस्च्यूरी का यह नदी क्या करती है? निर्माण करती है। दूसरी बात, यह नदी गिर कहां रही है? तो अरब सागर की खंबात की खाड़ी में। तो यह अरब सागर की सबसे लंबी नदी है। क्या है ये भैया? अरब सागर की सबसे लंबी नदी है। क्या है? अरब सागर की क्या है? सबसे लंबी नदी है। तो इसकी कितनी विशेषताएं होंगी ये देखो। पहली बात, ये हमेशा दिमाग में बैठा लेना कि नदी निकलती कहां से है। तो ये हमारे अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। इसके उत्तर में किस श्रेणी का विस्तार है? इसके उत्तर में विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है, दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार है। कितने राज्यों में बहती है? तो 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन्हीं 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसका सार्वधिक विस्तार कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में। और सार्वधिक विस्तार होने के कारण ही इस नदी का बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोग भी किया जाता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली क्या है? सबसे लंबी नदी है भारत की, जो डेल्टा का निर्माण न करके एस्च्यूरी का निर्माण करती है। और यह नदी अरब सागर में भी गिरने वाली क्या है? सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको इतनी फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा उठा के क्वेश्चन दिखेगा, इतनी पूछी जाती है। और इसकी एक सहायक नदी भी आती है। कौन सी आती है भैया? सहायक नदी आती है। सहायक जो इसकी नदी आती है वो होती है तवा।
तवा इसकी क्या होती है? तवा इसकी सहायक नदी होती है। किसकी? हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी होती है? तवा नदी होती है। समझ में आ गया नहीं आ गया? वेरी गुड। चलो तो ये जैसे हमने बनाया है अपनी कॉपी पर डिट्टो वैसे ही क्या कर लेना, बना लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हम जो पढ़ेंगे, यहां पर हमने आपको अजंता की एलोरा की पहाड़ी, महाराष्ट्र में आप तो जानते ही होंगे कि अजंता एलोरा की पहाड़ियां महाराष्ट्र में ही स्थित है। तो ये हमारी हो गई अजंता पहाड़ी। क्या हो गई भैया? अजंता पहाड़ी हो गई। और मध्य प्रदेश में एक जगह है बैतूल जिला। क्या है? बैतूल जिला। क्या भैया? बैतूल जिला। यहां पर क्या है? बैतूल जिला लिख देते हैं, बैतूल जिला। क्या होता है भैया? बैतूल जिला होता है। और इसी बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के कहां से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हमारी ताप्ती नदी का उद्गम होता है, जो मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से प्रवाहित होते हुए गुजरात, और यह भी नदी आकर कहां पर गिर जाती है? खंभात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कहां गिर जाती है भैया? खंभात की खाड़ी में। और इस नदी का नाम क्या होता है? ताप्ती नदी। क्या होती है? ताप्ती नदी होती है। ताप्ती नदी निकलती कहां से है? तो यह निकलती है बैतूल जिला से निकलती है। कहां से निकलती है? बैतूल जिला से निकलती है। कितने राज्यों में इसका प्रवाह देखने को मिलता है? तो 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। इन्हीं 3 राज्यों में हमारी नर्मदा नदी ताप्ती नदी का प्रवाहित होती है। तो कहोगे सर विशेष क्यों है? विशेष इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और ताप्ती नदी भी जो है, ताप्ती नदी भी जो है वो उत्तर में किसके? ताप्ती नदी के उत्तर में कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी है। और दक्षिण में क्या है? अजंता श्रेणी है। यानी इससे पता चलता है कि ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी की नदी है। कैसी है? भ्रंश घाटी की नदी है। कैसी भैया? तो भ्रंश घाटी की नदी। कौन सी? हमारी ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी भी क्या है? ताप्ती नदी के उत्तर में कौन सी होती है? सतपुड़ा। देखिए इसमें क्या सतपुड़ा होता है, और इसके दक्षिण में क्या होता है? ए होता है, यानी अजंता। तो हमारी ताप्ती नदी सतपुड़ा अजंता के मध्य बहती है, जबकि हमारी नर्मदा नदी क्या बहती है? जबकि हमारी नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहती है। और तो ये भी हमारी क्या है? डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये भी महत्वपूर्ण है, भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। समझ में आया? चलो अगला आते हैं। अगला आपको यहाँ पर दिखा दे, यहाँ पर गोवा होता है। गोवा वाला क्षेत्र है, आपको सबको पता ही होगा गोवा है। गोवा में 2 मुख्य नदियां पाई जाती हैं, आप सभी को बताया गया था। पहले का नाम होता है मांडवी और दूसरे का नाम होता है जुआरी। ये बस नदियां पूछी गई हैं। कौन कौन सी नदियां पूछी गई हैं? ये नदियां बस पूछी गई हैं कि कौन कौन सी। तो पहले का नाम हम यहाँ लिखते हैं होती है मांडवी नदी, ये बहुत छोटी छोटी सी नदी है। और दूसरा होता है जुआरी नदी। पहला क्या होता है? मांडवी नदी, और दूसरी क्या होती है? जुआरी नदी। पहली होती है मांडवी, दूसरी होती है जुआरी नदी, जो कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहोगे सर इसका बताने का मतलब क्या रहा? जब पश्चिम से दक्षिण में क्रम पूछा जाता है तो इन नदियों को भी उसमें अरेंजमेंट करने के लिए दे दिया जाता है। समझ में आ गया? तो मांडवी और जुआरी का नाम हमेशा अपने माइंड में बैठा रहेगा। अगली बार आते हैं पेरियार नदी के बारे में। किसमें आते हैं? पेरियार नदी। आपको हमने अन्नामलाई पहाड़ी बताया होगा, याद होगा? अन्ना मलाई पहाड़ी के बारे में आपको पता ही होगा। अन्नामलाई पहाड़ी से ही हमारी पेरियार नदी के उसी के निकटवर्ती क्षेत्रों से उद्गम होता है। और ये नदी केरल में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में आकर क्या करती है? गिर जाती है। कौन सी? पेरियार नदी। अन्नामलाई पहाड़ी के निकटतम क्षेत्र से निकलती है और हमारे केरल राज्य में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर क्या करती है? गिर जाती है। कौन सी होती है? पेरियार नदी। आपको पता होता है कि पेरियार नदी केरल की सबसे मुख्य नदी मानी जाती है, महत्वपूर्ण नदी है। इसी नदियों पर कई सारे बांधों के निर्माण भी किए गए। पेरियार नदी हमारे केरल की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पेरियार नदी क्या है? पेरियार नदी हमारे केरल की क्या है? सबसे लंबी नदी है और महत्वपूर्ण नदी। यह नदी जितनी छोटी है उस नदी पर उतना ही ज्यादा बांधों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया।
बल्कि पेरियार नदी पर नहीं, पूरे 29 राज्य में केरल जो हमारा राज्य होता है वो सबसे शिक्षित राज्य होता है, सबसे तेज तर्रार वाला, पढ़ने लिखने वाला राज्य है। और यहाँ पर निरंतर जो लोग होते हैं अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए कोई ना कोई तकनीकी का प्रयोग जरूर करते हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है नदियां, जैसे कि पेरियार नदी को ले लिया जाए और अन्य नदियों पर। इन नदियों पर इतने सारे बांधों का निर्माण किया गया जिससे हमारे दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्रों से जो मानसून आ रहा था वो प्रभावित हुआ, और उसके प्रभावित होने से पूरा का पूरा केरल, देखिए हमारा क्या आया था, पूरा का पूरा केरल बाढ़ की चपेट में आया था। तो इससे कई सारे मेंस में टॉपिक में क्वेश्चन में बनते हैं कि क्या नदियों पर दिन प्रतिदिन जिस तरह से मनुष्य अपनी हस्तक्षेप लगा रहा है, नदियों के जल के प्रवाह क्षेत्र को रोका जा रहा है, रोककर उन पर बांधों का निर्माण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम अपने प्रकृति से ही क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। और प्रकृति जब जब ये भूकंप, सुनामी और बाढ़ जैसी बड़ी बड़ी चीजें, घटनाएं हमारे सामने लेकर आती हैं, तो इससे मनुष्य अपनी सबक सीखता है या उसको एक प्राकृतिक आपदा लगता है। तो यहाँ से मेंस में भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे कि बाढ़, केरल में बाढ़ के आने के कारणों पर अपनी संक्षिप्त वर्णन को दीजिए। तो उसमें एक हमारी नदियां क्या है, महत्वपूर्ण है। अब क्यों है, क्यों यहाँ पर ऐसी सिस्टम में आई, आपको बताया गया था। तो देखो ये नदियां हैं, और जब शिक्षित राज्य होता है तो वो विकास करता है। तो जितने भी डेवलपमेंट मतलब इंडस्ट्री है, जितने उद्योग हैं, सब आपकी केरल के तटवर्तीय क्षेत्रों पे ही देखने को मिलेंगे। और अगर इंडस्ट्री है तो वहां पर नदियों के, वहां पर उनकी जल की आवश्यकता होती है। कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर कोई इंडस्ट्री है तो वहां पर उसकी जल होना अनिवार्य है। अब जल कहां से प्राप्त होगा, तो या तो नहरों के द्वारा, फिर कोई बहुत दूर से जल लेके आए, या तो फिर नदियों के द्वारा लेकर आए। तो इन क्षेत्रों में नदियां बहुत ज्यादा बहती हैं, तो इसलिए उन नदियों को, जलों को क्या कहते हैं, रोक दिया जाता है, बांध का निर्माण किया जाता है और बिजली उत्पन्न किया, क्योंकि बिजली भी क्या होगा, इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी होगी। तो ये कई सारे रीजंस थे जिससे केरल में बाढ़ आया, और वो बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, भयानक रहा केरल के चीजों के लिए। ठीक है, तो केरल, पेरियार को याद रखिएगा, पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे लंबी नदी है हमारी केरल की। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान देना है, देखो प्रश्न कैसे बनेंगे, खंभात की खाड़ी में। तो अगर हम खंभात की खाड़ी में देखें तो मुख्य कितनी नदियां गिरती हैं, देखो लूनी नदी का भी ऑप्शन में दे कि खंभात की खाड़ी में, देखो ध्यान से सुन लेना। अगर बोले कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, किसमें बोले, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, ऑप्शन ए रहे लूनी, ऑप्शन बी रहे नर्मदा, ऑप्शन सी रहे क्या चीज, गोदावरी, और ऑप्शन डी रहे क्या चीज, मान लो ताप्ती। तब इसमें आपने आंसर क्या मारोगे, या इनमें से दे दे, यहां पर ताप्ती हटा कर दे दे, इनमें से कोई नहीं, तब इसमें ऑप्शन क्या मारोगे, तो गोदावरी को ऑप्शन टिक करोगे। किसको टिक करोगे, क्योंकि इसका कुछ लेना देना है नहीं अरब सागर से, तो ये हमारी गोदावरी हो जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर इसको हटा दिया जाए, नर्मदा यहां पर ताप्ती कर दिया जाए, और यहां पर साबरमती कर दिया जाए, साबरमती कर दिया जाए, तब कौन सा आंसर हमारा नहीं होगा, तो लूनी नदी नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब कभी कभी खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का क्रम पूछ लेता है, तो सबसे पहली नदी अगर खंभात की खाड़ी में गिरती है तो वो पहले नंबर पर हमारी आती है नर्मदा। नर्मदा के बाद कौन सी आती है, माही आती है, माही के बाद आती है ताप्ती, और ताप्ती के बाद आती है साबरमती। क्या आती है, साबरमती। ये भ्रंश घाटी में गिरने वाली लंबाई के अनुसार नदियों का क्या है, क्रम है। क्या है, भ्रंश घाटी में गिरने वाली लंबाई के अनुसार नदियों का क्या भैया, ये क्रम है। क्या है, क्रम है। तो इस चीज को बहुत ही सुचारू रूप से और बेहतर रूप से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। नोट क्या करना है, आपके नोट्स तो मिले ही हैं, उसमें सारी चीजों को बहुत व्याख्यात्मक तरीके से आपको बताया गया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, ये हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदी होगी। कल हम जब अपने टॉपिक पर मिलेंगे तो हम बंगाल की खाड़ी पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी में पड़ने वाली नदियां। यहां से आपके प्रश्न हमेशा कौन सीक्वेंस ही पूछा जाता है कि पश्चिम से दक्षिण में या दक्षिण से पश्चिम में नदियों का क्रम लगाओ। अगर बोल दिया पश्चिम से दक्षिण तो आ जाओ भैया, चार नदी देखो, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी और पेरियार। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बंगाल की खाड़ी से भी पूछे जाते हैं, जैसे दामोदरी नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, महानदी, गोदावरी,
कृष्णा, पेन्नार, पेल्लार, कावेरी, ताम्रपाणी, वेंगई, ये सभी की सभी नदियां क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पर ये भी जानेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर गिरती है, और उनके सीक्वेंस के बारे में भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, फिर मुलाकात हमारी होगी अगली क्लास में। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।